हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज के वायु प्रदूषण सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि वायु प्रदूषण के अन्य कारण क्या क्या हैं। सबसे पहला कारण है जानवरों के शवों द्वारा। भारत में मृत जानवरों की खाल निकालने की परंपरा है। मृत जानवरों को बस्तियों से उठाकर लोग ले जाते हैं तथा खाल निकाल कर उसे खुले में छोड़ देते हैं। जब ये शव सड़ते हैं तो अत्यधिक दुर्गंध निकलती है जो वायु प्रदूषण का कारण बनती है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं। तो वायु प्रदूषण के पहला कारण आप ये जरूर लिखिए जाए। ये इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है BTUP एग्ज़ाम में, थर्ड सेमेस्टर में, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। अब हम बात कर लेते हैं शौचालयों की सफाई ना होना। दूसरा जो है शौचालयों की सफाई ना होने के कारण होती है। सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत शौचालय की सफाई ना होने से क्षेत्र विशेष की वायु प्रदूषित होती है। तीसरा है कूड़े कचरे का सड़ना या नालियों की सफाई ना होना। लोग बहुधा अपने घरों के बाहर या सड़क पर कूड़ा कचरा फेंक देते हैं जो दुर्गंध फैलाता है तथा इनमें विभिन्न बीमारियों के विषाणु पनपते हैं जिससे मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है। धूम्रपान, धूल, कूड़े करकट का जलाया जाना आदि भी प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। अब हम बात कर लेते हैं वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या है, कहाँ कहाँ होता है। पहला, मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा, जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है। पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ता है। जलवायु एवं मौसम पर प्रभाव पड़ता है। द्रव्यता पर प्रभाव पड़ता है। इमारतों पर प्रभाव पड़ता है। अन्य प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये हैं 7 प्रभाव पड़ते हैं वायु प्रदूषण के। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय कौन कौन से हैं। कल कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए। रेल यातायात में कोयले एवं डीजल के इंजनों के स्थान पर बिजली के इंजनों का प्रयोग किया जाए। और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मोटर वाहनों का रखरखाव ठीक रखा जाए। कार्बोरेटर की सफाई कर कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम किया जा सकता है तथा लेड रहित पेट्रोल का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाए। चौथा है पुराने वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाए क्योंकि उनसे वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है। पांचवा है घरों में सौर ऊर्जा चालक कुकरों का प्रयोग किया जाए। छठवां है यूरो फर्स्ट व यूरो सेकंड मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए। अब यूरो फर्स्ट क्या है, यूरो सेकंड क्या है, इसको आप इस बुक में देखकर पढ़ सकते हैं। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका आपके एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के मुख्य उपाय क्या क्या है। वायु प्रदूषण को आप नियंत्रित कैसे करेंगे। सबसे पहला है, ये आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC फ्रियान या 11 तथा फ्रियान टोयल के उत्पाद एवं उपयोग पर कटौती की जानी चाहिए। कारखानों की चिमनियों में बैग फिल्टर का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे धुएं में निकलने वाली कालिख तथा कणिका में पदार्थ चिमनी के नीचे बैठ जाए और गैस फिल्टर से होकर निकल जाए। विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले 50 माइक्रोमीटर से बड़े आकार के कणिकामयी पदार्थों को फिल्टर करने के लिए अनेक प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ये उपकरण निम्न प्रकार हैं। ये 7 उपकरण हैं। पहला है गुरुत्व अवसादन कक्षा, दूसरा है फैब्रिक फिल्टर, तीसरा है लूवर कलेक्टर, चौथा है अपकेंद्र संग्राहक या साइक्लोन, और पांचवा है आद्र संग्राहक या स्क्रबर, छठवां है स्थिर विद्युत अवक्षेपक या अवक्षेपक, और सातवां है बोरा छन्नक या वस्त्र छन्नक। ये इन विधियों से हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ओजोन परत। ओजोन क्या होता है। O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है जो कि वातावरण में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जहां निचले वातावरण में इसकी उपस्थिति प्रदूषण को बढ़ाने वाली तथा जीवों के एवं मानव के ऊतक के लिए नुकसानदेह है। वहीं ऊपरी वायुमंडल में इसकी उपस्थिति परम आवश्यक है। इसकी सघनता 10 लाख में 10वां हिस्सा है। यह गैस प्राकृतिक रूप से बनती है जब सूर्य की किरणें वायुमंडल की ऊपरी सतह के O2 से टकराती हैं तो उच्च ऊर्जा विकिरण
में से इसका कुछ हिस्सा ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही विद्युत विकास क्रिया, बादल, आकाशीय विद्युत एवं मोटरों के विद्युत इस्पात से भी ऑक्सीजन ओजोन परत बदल जाती है। पृथ्वी के धरातल से 20 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल क्षेत्र में ओजोन गैस का एक झीना सा आवरण है, इसे ओजोन परत कहते हैं। वायुमंडल के आयतन के संदर्भ में ओजोन परत की सांद्रता लगभग 10 ppm है। यह ओजोन परत पर्यावरण की रक्षक है। ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन परत के बारे में हो गया। अब हम बात कर लेते हैं वायु प्रदूषण का ऐतिहासिक संरचनाओं पर प्रभाव। जो वायु प्रदूषण होता है वो हमारी बिल्डिंगों पर क्या प्रभाव डालता है, जो हमारी पुरानी बिल्डिंगें हैं जैसे ताजमहल वगैरह पर क्या प्रभाव डालता है। पहला, हमारे देश विदेश में अनेक ऐतिहासिक संरचनाएं हैं जो अपने बेजोड़ स्थापत्य कला, सौंदर्य एवं सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें आगरा का ताजमहल जो सफ़ेद मकराना पत्थर से बना हुआ है, भव्य एवं प्रेम व कला का प्रतीक स्वरूप है। कर्नाटक राज्य के हसन जिले में बेलूर मंदिर, रोम में कोलोजियम, इटली के वेनिस में सान मार्को व मिस्र में अलेक्जेंड्रिया भव्य इमारतों स्मारकों के रूप में प्रसिद्ध है। आगरा के ताजमहल से 40 किलोमीटर दूर स्थित मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाली SO2 NOx लीड उक्त हाइड्रोकार्बन मिश्रित धुएं एवं धुंध के प्रभाव से उक्त ऐतिहासिक स्मारक कांतिमय हो रहा है। इस स्मारक की सफ़ेदी पीलेपन में बदल रही है एवं इस संरचना का पृष्ठ धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। इसके पृष्ठ पर काले एवं ब्राउन रंग के धब्बे बन रहे हैं। यह पृष्ठ पपड़ियों के रूप में गिरकर समाप्त हो रहा है। इसी प्रकार कर्नाटक के हसन जिले में बेलूर मंदिर अपने पास स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री से निकलने वाली काजल व फ्यूम की वजह से इस मंदिर का रंग उड़ता जा रहा है एवं सूत डिपॉजिट होकर इसकी सुंदरता को नष्ट कर रहा है। इस प्रकार हमारा वायु प्रदूषण का ऐतिहासिक संरचनाओं पर प्रभाव खत्म होता है। अब हम जान लेते हैं भोपाल गैस कांड। इस भोपाल गैस कांड से हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। जानते हैं भोपाल गैस कांड क्या था, कब हुआ था। भोपाल गैस दुर्घटना कार्बाइड फैक्ट्री जो कार्बोरिल कीटनाशक का निर्माण करती थी में घटी। यह मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में घटित हुई। 3 दिसंबर रात्रि के 11:30 पर कंपनी के कर्मचारी को महसूस हुआ कि गैस का लीकेज हो रहा है। एक कर्मचारी को 50 फीट की ऊंचाई से गैस निकलती हुई दिखाई दी। उसने MIC टैंक में 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान एवं 40 PSI का दाब नोट किया। फिर वह MIC टैंक पर चढ़ गया। उसे टैंक के अंदर तेजी से खोलते हुए जल जैसी ध्वनि सुनाई दी। चूँकि टैंक गर्म हो रहा था इसलिए वह सुरक्षा के उद्देश्य से वहाँ से भागा और भागते हुए उसे गैस और अधिक तेज़ी से निकलती हुई सुनाई दी। इस गैस का रिसाव इतना अधिक था कि प्लांट के ऊपर सफ़ेद बादल छा गए। जैसे छा गए ये बादल फिर आबादी की ओर बढ़ने लगे। इस समय गैस का दाब 55 PSI तक पहुंच चुका था। गैस का वाल्व खुल गया था जिसमें गैस रिस रही थी। वह रिसने वाली गैस MIC गैस थी। किसी दुर्घटना से बचने के लिए प्लांट के 2 प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था अपनाई जाती है। पहला स्क्रबर, दूसरा जल का फव्वारा। प्लांट के सुपरवाइजर के पास पानी छिड़कने का आदेश दिया परंतु पानी की धार गैस लीकेज के स्थान तक नहीं पहुंच सकी। फिर बेंट गैस स्क्रबर को रिसती हुई गैस को उदासीन करने के लिए छोड़ा गया परंतु वह भी खराब निकला। लोगों को चेतावनी देने के लिए जब तक सायरन बजाए गए तब तक लोग गैस की चपेट में आ चुके थे और खांसी, फेफड़ों की जकड़न आदि से व्यथित होकर इधर उधर भागने लगे। 2 घंटे तक सुरक्षा वाल्व के खुले रहने से लगभग 50,000 पाउंड MIC गैस अपने द्रव के रूप से बाहर आ चुकी थी। साथ ही इसमें COCl3 तथा HCl गैस भी मिली हुई थी। लगभग 2 बजे तक टैंक दाब घटकर 40 PSI से कम हो गया था तथा सुरक्षा वाल्व लगभग 2 बजे तक टैंक दाब घटकर 40 PSI से कम हो गया तथा सुरक्षा वाल्व स्वतः बंद हो गया। 3 बजे प्रातः फैक्ट्री का वर्क मैनेजर पहुंचा। उसने पुनः चेतावनी सायरन बजाया लेकिन तब तक सैकड़ों लोग मर चुके थे और हजारों मौत की कगार पर थे। गैस कौन सी थी? CH3NCO ये गैस थी।
नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जल प्रदूषण के बारे में। और ये इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म हो गया, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में बस इतना ही आएगा। इसी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने इसमें बता दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही हम फोकस कर रहे हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।